जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 21 मार्च 2024 और दिन है बृहस्पतिवार। तो स्टार्ट करेंगे आज का समसामयिक घटना यानी इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर इसको देख लेंगे, फिर आगे हम लोग चीजों को बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि पूरे विश्व में कुछ लोग बहुत ज्यादा ही खुश रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा ही गम रहते हैं, और हम लोग ना जो ज्यादा खुश है ना ज्यादा गम है, तो ऐसे ही रिपोर्ट निकलता है। क्या निकलता है भाई? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और एक देश है, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, वो देश आपका फिनलैंड है। पिछले 7 साल से वही बहुत ज्यादा खुश रह रहा है। तो इस रिपोर्ट में कौन सा देश ज्यादा खुशहाल है, कौन सा देश का हालत गड़बड़ है, हम लोग का क्या स्थिति है, ठीक है, किसके द्वारा निकाला जाता है, ये सारा चीज अभी आपको हम बता देंगे। उसके बाद आइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जलवायु स्थिति रिपोर्ट। कहने का मतलब यह है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है अपना जलवायु स्थिति रिपोर्ट निकाला है, और पिछले 174 साल में कहा गया है कि सबसे ज्यादा गर्म वर्ष आपका 2023 रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए बिल्कुल भी जानने के लिए जरूरी है। उसके बाद आता है कि भारतीय को 2024 में प्लेनेट अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 व्यक्ति को दिया गया, उसमें से एक अपना केरल के हैं, अपना भारतीय, इसको दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? याओंडे डिक्लेरेशन। देखिए, दक्षिण मतलब अफ्रीका महादेश का एक देश है कैमरून, उसका राजधानी है याओंडे। वहीं पे आपका एक डिक्लेरेशन हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो ये किससे संबंधित है, बिल्कुल भी हम लोग इसको जानेंगे। अगला चलते हैं, अगला क्या है भाई? इसरो ने गगनयान क्रू, यानी कहने का मतलब है, जानते हैं इसरो अपना गगनयान जो अंतरिक्ष में जो भेजने वाला जो मिशन है उसी को गगनयान नाम दिया है, और उसमें जो क्रू जाएंगे, क्रू मतलब अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उसी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप को देखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ये सारा चीज आपका हुआ है, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। ये किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम मतलब समझते हैं, जो बिलियर्ड्स खेलते हैं उसका एक संग्रहालय चाइना में है, वहां पे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आपका अर्जुन अवार्ड है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, सब मिला हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो आज जानते हैं वन दिवस मनाया जाता है। इसको देखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये पशुपति पारस जी हैं, एनडीए से अलग हो गए हैं और अपना कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे चुके हैं। तो बिल्कुल भी इसको जानेंगे। इस्तीफा दिए, विवाद में बना है, तो आपको जानना जरूरी है। मिशन पाम ऑयल के तहत पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये थोड़ा सा 3-4 दिन पुराना वाला क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा लेट हो गए, इसको छोड़ दिए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से सारा चीज पढ़ेंगे। तो एक मोटिवेशन, 2 शब्द है आपके लिए, ये मोटिवेशन को आपको सुनना जरूरी है। आपको ऊर्जावान बनाएगा, अंदर से एक पोटेंशियल लाएगा। जो परिस्थिति से लड़ा है वो वही तो जीवन में आगे बढ़ा है, जिसने किस्मत को कोसा है वो वही का वही खड़ा है। ठीक है, इसी वजह से परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ली तो उसी में सुख है। ठीक है, और मन स्वीकार कर लिया, जो परिस्थिति जैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मन अगर स्वीकार कर लिया तो उसी में क्या है भाई? सुख है। ठीक है, तो चलिए इस मोटिवेशन के साथ आज का दिन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये क्या है भैया? यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का एक जो है आपका एजेंसी जो है आपको, जिसको जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं यूएनएसएसडीएन बोलते हैं। ठीक है, एसएसडीएन, इसी के द्वारा ये आपका रिपोर्ट जारी किया जाता है और प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। जानते हैं कि हैप्पी डे हम लोग बनाते हैं ना 20 मार्च को, कल बताए थे आपको। ठीक है, खुशहाली दिवस। ठीक है, खुशहाल दिवस मनाते हैं 20 मार्च को, तो उसी के अवसर पर आपका ये कल जारी किया गया है। तो भारत का इसमें से टोटल इस बार जो है 143 देश है। कितना देश है भाई? 143 देश में भारत का स्थान कैमा है? 126वां। पिछले बार भी हम लोग का यही स्थिति था और इस बार भी हम लोग का यही स्थिति है। ठीक है, समझ गए हैं? 143 देश में हम लोग कितना है भाई? तो क्या कहिएगा? 126वें स्थान पर है। तो चलिए हम लोग को मेन बात जानना क्या है। तो सबसे टॉप में जो है ना, चलिए यहाँ पे लेके आते हैं आपको। कहाँ पे ले आता है? यहाँ पे ले आता है। यहाँ पे क्या है? देखिए, ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है तो बता ही दिए हैं आपका कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें 6 पैरामीटर में ध्यान रखा जाता है मुख्यतः। जो देखिए, मान लीजिए हम लोग का देश है, देश में खुशहाली रिपोर्ट निकालिएगा तो ऐसे कैसे निकालिएगा? कुछ तो पैरामीटर रखिएगा ना कि कौन कौन सा मापदंड है। अगर ये मापदंड पे यहाँ पे लोग खड़ा है तो इसका मतलब ये सुख है, मतलब खुश है। ये झूठ बोल रहा है कि ये खुश नहीं है। ठीक है, तो कुछ मापदंड है, तो 6 मापदंड पर ये पूरा आपका खुशहाली रिपोर्ट तैयार किया जाता है। क्या क्या है भाई? सबसे पहले प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, अगर आपका अच्छा इनकम होगा तो आप खुश ही रहिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तब भी आप खुश रहिएगा। किसी पर भरोसा करना, अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तब भी आप खुश रहता है। उदारता, अगर मन आपका उदारता है तब भी आप किसी पे खुश रहिएगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति और जीवन विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्रता। ये क्या क्या होना चाहिए? जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होगा वहां का लोग खुश रहेगा। जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हो, आपका जो जीवन में विकल्प है उसको चुनने की आपको स्वतंत्रता दिया गया है। इन 6 आपका पैरामीटर है। ठीक है, इसमें से आपका काउंट किया जाता है, किसी भी देश का खुशहाली रिपोर्ट निकाला जाता है। तो इन सभी
जो 6 आपका परिस्थिति है, मतलब 6 जो आपका क्राइटेरिया है, इनमें सबसे टॉप में रहा है आपका फिनलैंड। यही फिनलैंड है जाके अभी राष्ट्रपति आपको बनाए थे, कि कौन बने थे? अस्टप, ठीक है। और इसी फिनलैंड आपका जो है नाटो का 31वां सदस्य बना और 32वां आपका अभी स्वीडन बन चुका है, ठीक है ना। तो फिनलैंड सबसे अच्छा पिछले 7 साल से ये टॉप में बना हुआ है, ठीक है। यानी पिछले 7 साल से यहाँ के लोग पूरे खुश हैं और हम लोग का स्थिति जस का तस बना हुआ है, ठीक है। तो फिनलैंड नंबर टॉप पे है। दूसरे नंबर में कौन है? डेनमार्क है, ठीक है। डेनमार्क का जो है अभी नया राजा बना है, ठीक है। वहां की रानी इस्तीफा दे रखी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में आइसलैंड है, ठीक है। और चौथे नंबर में कौन सा है? स्वीडन है। और फिर आपका टॉप 5 में आपका इजराइल आ गया, ठीक है। इजराइल में इतना सारा युद्ध चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वहां के लोग क्या है? बहुत ज्यादा खुश है। तो टॉप 5 आपको बिल्कुल भी याद रखना है। फिनलैंड, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी है। डेनमार्क, डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है। आइसलैंड, आइसलैंड का राजधानी रिकयाविक है। स्वीडन, स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है। और इजराइल, इजराइल तो जानते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ये 5 ऐसा देश है जो टॉप 5 में है। हम लोग का स्थिति बता दिए कितना में है भैया, तो हम लोग 126 में। सबसे नीचे से कौन है? तो सबसे नीचे में अफगानिस्तान है। जब से अफगानिस्तान, वहां से अमेरिका, कहा जाता है कि अमेरिका जब से अफगानिस्तान को छोड़ के गया है तो अफगानिस्तान का हाल बहुत गड़बड़ है, ठीक है। सबसे टॉप में यानी 143वें स्थिति में आता है। तो कुछ हम लोग का पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश का स्थिति भी आप लोग को जानना जरूरी है। जब पूछ देगा तो क्या कहिएगा? कहिएगा कि नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए, चीन जो है 60वें स्थान पर है। नेपाल 93 स्थान मिला है। पाकिस्तान 108 है। यानी पाकिस्तान के लोग हम लोग से ज्यादा खुश है, ठीक है ना। अब कैसे खुश है नहीं पता है, क्योंकि वहां पे तो ऐसे भी गरीबी भूखमरी आ रखा है, तो प्रति व्यक्ति आए तो गड़बड़ होगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा तो स्वास्थ्य भी गड़बड़ ही होगा। पता नहीं आप कैसे है, ठीक है ना। 108वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। और हम लोग का स्कोर अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा? 4.036 हम लोग का क्या है भैया? स्कोर है। समझ गए हैं? तो चलिए, इसमें से क्या है ना, कुछ कुछ आपका रैंक इस बार पढ़ाए थे, मतलब इधर ही पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आज से कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि अभी आपका क्या निकला था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में हम लोग कितना थे भैया? 134, ठीक है। 134 थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? लैंगिक असमानता में कितना थे? 108वां थे। ग्लोबल जेंडर गैप में हम लोग कितना है? 127वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है, नंबर 1 में अमेरिका था, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42 है। प्रेस स्वतंत्रता में 161 है, ठीक है। और लोकतंत्र सूचकांक में हम लोग कितना है? 41 है, ठीक है। तो ये सारा सूचकांक अभी हाल फिलहाल में पढ़ाए हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। लोकतंत्र सूचकांक 41, एजीडीआई आपका कितना है? 134, लैंगिक असमानता 108, ठीक है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 127, ग्लोबल फायर पावर में चौथा, नंबर 1 अमेरिका का था। इसके बारे में बिल्कुल भी बढ़िया से हम बताए थे। प्रेस स्वतंत्रता में कितना है? 161वां है। तो ये हाल फिलहाल का ये रिपोर्ट है, आपको जानना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? WMO। WMO कहने का मतलब क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका स्थापना 1950 में हुआ है। वो क्या हुआ है भाई? जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इसमें क्या होता है? देखिए, पिछले 174 साल में कहा जाता है, इसमें इसका कहानी है ना कि पिछले 174 साल में सबसे ज्यादा आपका जो है गर्म वर्ष रहा है 2023, ठीक है। जो धरती हम लोग का जो गर्म रहा है पिछले, कब से? तो क्या कहिएगा? देखिए, ये जो है ना 1900 से जोड़ता है, ठीक है। तो 1900 से लेके 2000, इधर 24 साल, तो कितना हो गया? 174 साल। यानी 1850 से, औद्योगिक क्रांति से ना 1850 से जोड़िएगा। 1850 से लेके अब तक का जो जोड़ा है, कहा गया है कि सबसे अधिक जो गर्म साल है आपका कब है भाई? 2023 है। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट आपको जारी किया गया है, तो इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो चलिए, क्या क्या है, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। पहले ये जानिए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन होता क्या है। इसका स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WMO एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 193 सदस्य देश है। बहुत बार पूछा हुआ है WMO के बारे में, ठीक है। तो WMO को बिल्कुल भी जानिएगा, 193 देश है, ठीक है ना। इसका उत्पत्ति कहाँ पे हुआ भाई? अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुआ है। IMO का स्थापना कब हुआ था? 1873 को हुआ था, ठीक है। तो मंगलवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्ट प्रकाशित में कहा गया है कि 1850 से, यानी औद्योगिक क्रांति के बाद जो है, जितना आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं पार करना है। पेरिस आपका कॉप हुआ था ना, कॉप 14, कहाँ पे? पेरिस में 2000, कहाँ पे भैया? 15 में, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग को रोकना है। तो अभी पिछले, कहा जा रहा है कि पिछले 50 साल में बहुत ज्यादा आपका बढ़ा है, और 2023 का साल जो है सबसे ज्यादा क्या रहा है आपका? गर्म रहा है। वही सारा चीज बात हुआ है। देखिए, 0 प्लस मतलब आपका 0.12 हुआ है, ठीक है ना। 1.5 डिग्री सेल्सियस से इतना ज्यादा अधिक है। पिछले 3 महीने में जलवायु एजेंसियों की कई टिप्पणियों के अनुरूप विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एक आधिकारिक तौर पर 2023 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने की पुष्टि की है। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए थोड़ा सा क्या है भैया? इंपोर्टेंट है। और इस तरह का रिपोर्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय को 2024 प्लेनेट अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समझ जाइए, केरल के
हम लोग के कौन है भैया, ये जलवायु वार्ताकार भी रहे हैं और अच्छा खासा इसमें योगदान भी रहा है, ठीक है। डॉक्टर एस जी कहाँ के हैं भैया, केरल के हैं, केरल के हैं। अमेरिका में ये अवार्ड आपका दिया जाता है, कौन सा अवार्ड कहिएगा, 2024 प्लानेट अर्थ पुरस्कार। कौन है, डॉक्टर एस एफ जी है। 6 व्यक्ति को ये पुरस्कार आपका दिया गया, कितने व्यक्ति को कहिएगा, 6 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया। उनमें से आपका ये व्यक्ति है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इनमें सबसे पहले क्या कहिएगा, अमेरिका के जो है जलवायु वैज्ञानिक है जेम्स हैंसन है, इसका नाम याद रखना है आपको। फिलीपींस के पर्यावरण नीति विशेषज्ञ डेनिस मार्गरेट एस है मार्टियास, और उसके बाद स्वीडिश स्थिरता वैज्ञानिक किमरिल निकोलस है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मीठे पानी के संरक्षणवादी जेमी पिटोक है, और स्पेन के जो है जीव वैज्ञानिक फर्नांडो वाल्डेरेस है, ठीक है। ये 6 व्यक्ति हैं। उसके साथ साथ हम लोग के ये इंडिया के केरल के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं भैया, केरल के हैं। इसका नाम क्या है, डॉक्टर एस फैजी है। क्या है, डॉक्टर एस फैजी को ये दिया गया है। इसको किसके लिए दिया गया है, तो ये जानते हैं ये क्या है, वन संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान और स्वदेशी अधिकार के समर्थन में योगदान के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। समझ गए हैं कि वन संरक्षण के लिए है, जैव विविधता अनुसंधान के लिए और स्वदेशी अधिकारों के समर्थन में योगदान जो दिए हैं, इसी को लेकर के ये आपका क्या कहिएगा 2024 प्लैनेट अर्थ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कहाँ दिया जाता है, अमेरिका में दिया जाता है। अमेरिका में कहाँ पे, ह्यूस्टन में एक जगह है, ह्यूस्टन में नहीं है, वहां पे जो है अमेरिका में ही एक जगह पड़ता है, ठीक है। और उसका जो है वो क्या नाम है इस संगठन का, अलायंस ऑफ वर्ल्ड साइंटिस्ट द्वारा दिया जाता है। 180 देश के 27,000 वैज्ञानिक इसमें शामिल किए गए थे। उनमें से हम लोग का एक जो कौन है, डॉक्टर एस फैजी। बात समझ गए हैं, कहाँ के हैं, केरल के हैं। किस सा अवार्ड मिला है, तो क्या कहिएगा 2024 आपका अर्थ प्लैनेट अवार्ड दिया गया। अब आइए एगो नया अवार्ड, कौन सा अवार्ड है भैया, ये है आपका सेराविक लीडरशिप पुरस्कार। ये क्यों बता रहे हैं, ये कल जो है ह्यूस्टन एक जगह अमेरिका में, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया किसको, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर को। इसका नाम से आप लोग भली भांति परिचित होइएगा। डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर क्या है, अभी आपका COP 28 हुआ था। COP 28 कहाँ पे हुआ था भैया, आप लोग को पता है, दुबई में, यूएई में हुआ था कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। अब COP 29 जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा भाई, अजरबैजान में होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब ये है, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर को इस बार जो है आपका सेराविक लीडरशिप पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे दिया गया, ह्यूस्टन में। COP 28 में इसको कहा गया है ना कि ये जो है ना कि इसके द्वारा जो है सतत ऊर्जा और भविष्य की दिशा में वैश्विक आम सहमति बनाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो इस बार आपका COP 28 हुआ है, कैसे लोग में आम सहमति बनाया कि नहीं, इतना हम लोग को उत्सर्जन को रोकना है, ठीक है। अब तक हम लोग को जीरो पर प्राप्त करना है, कार्बन उत्सर्जन नहीं करना है। तो इन सब मुद्दे को लेकर के ये अवार्ड दिया गया है, सेराविक लीडरशिप पुरस्कार। किसको, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर को। ये कौन है, COP 28 के अध्यक्ष थे। COP 28 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के होता है। और हम लोग का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम लोग कितना है, 7वां स्थान है। अभी आपको बताए थे, ये वाला बात नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, तो ये बात जान लीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हम लोग पूरे विश्व में 7वें स्थान पे है। और जब COP 28 हो रहा था उसी टाइम ये आपका सूचकांक निकल आ गया था। समझ गए हैं, तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर को बिल्कुल भी आपको याद रखना है। समझ गए, 2 है, डॉक्टर एस फैजी को प्लानेट अर्थ पुरस्कार और सेराविक लीडरशिप पुरस्कार आपको दिया गया है। कौन भैया, तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर को। ये कौन है, COP 28 के अध्यक्षता किए थे। इसी को लेकर के कि कैसे जो है आप समाधान किए हैं, इसी सब को लेकर दिया गया। चलते हैं आगे। ये क्या है भाई, याओंडे, या नहीं, याओंडे डिक्लेरेशन। देखिए याओंडे क्या है ना, एक देश है आपका अफ्रीका कंटिनेंट का, कैमरून। कैमरून का राजधानी है याओंडे। वहीं पे अफ्रीका के कुछ देश यानी टोटल 11 देश आकर के मिले, और मिलने के बाद जो है एक डिक्लेरेशन किया गया। इसी वजह से उस डिक्लेरेशन का नाम याओंडे डिक्लेरेशन रख गया। समझ गए हैं कि कैमरून का राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देश आकर के मिला, और उन लोग का एक एजेंडा था, मुद्दा क्या था कि मलेरिया से जो वहां के लोग का मृत्यु हो रहा है अफ्रीका में, ठीक है, वहां पे क्या करना है, मलेरिया के मृत्यु से जो लोग मरते हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, बिल्कुल भी खत्म कर देना है। जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, मगर मलेरिया से जो मौत होता है उस मौत को रोकना है। और ये घोषणा कहाँ पे हुआ है, तो आपका कैमरून के राजधानी युआंडे में। इसी वजह से इस घोषणा पत्र का नाम अब युआंडे डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा आपका चर्चा में है। और मैं आपको बताता हूँ, VVI कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका कंटिनेंट में आप लोग वीडियो देखे हुएगा तो देखते ही हुएगा, बहुत ज्यादा गरीबी है। आज भी वहाँ पे लोग चेचक से, हैजा से, मलेरिया से बहुत लोग मरते हैं आदि। मतलब आपका अभी भी ऐसे लोग हैं कि अभी भी वहाँ पे बहुत स्थिति गड़बड़ है। समझे कि नहीं समझे, तो युआंडे डिक्लेरेशन आपका कौन सा किस चीज से संबंधित हो जाएगा, मलेरिया रोग से। क्या है भैया कि 11 देश ने मिलकर के बोला है कि मलेरिया से जो भी मौत होता है उससे हमको निपटना है, मतलब मलेरिया से लोगों को मरने नहीं देंगे। तो हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ
लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत क्या करेगा भाई, 11 अफ्रीकी देश क्या करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौत को समाप्त करने का संकल्प लिया है। ठीक है, इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य क्या है, स्वस्थ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कर्मियों की क्षमता को विस्तार करना है। और ये जो है युआंडे अफ्रीका के कैमरून की राजधानी है, जो आपको हम बता ही चुके हैं। तो ये सब सारे स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे और पहुंचने के बाद ये डिक्लेरेशन किया है। युआंडे किसका राजधानी है, तो कैमरून का। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। इसरो, इसरो मतलब क्या कहिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग का इसरो का कहने का मतलब क्या है, इसरो क्या बोला है, 2025 तक हम लोग गगनयान भेजेंगे। पहले ये समझिए 2025 तक क्या भेजेंगे, गगनयान। गगनयान में होगा कौन भाई, तो गगनयान में होगा क्रू मेंबर, अंतरिक्ष यात्री होंगे। कितने व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति होंगे। कब भेजेंगे, 2025 में। तो जब यहाँ से लोग जाएंगे तो एक दूसरे का कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे का मतलब यहाँ से धरती से वहां तक, क्योंकि 3 दिन वहां पे रहने वाले हैं, 3 दिन रहेगा तो कम्युनिकेशन चाहिए ना, इसरो के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो जुड़ा होने के लिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए, बाकी बचा उन लोग को अपने आपस में बातचीत करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के बारे में हालचाल जानने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, उस एप्लीकेशन का नाम है आपका सखी। ठीक है, और इस सखी को सखी नहीं समझिएगा, सखी का मतलब होता है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका सखी का क्या है भैया, फुल फॉर्म है। इस फुल फॉर्म को बिल्कुल भी याद रखेगा। कहेगा कि के से क्या होता है, एस से क्या होता है, तो फंस जाइएगा। एस से क्या होता है, स्पेस बोर्न। एस से होता है आपका असिस्टेंट, एंड ये आपका हो जाएगा क्या भाई, नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये आपका सखी का फुल फॉर्म है, समझ गए। ये सब हुआ कहाँ पे है, तो केरल के विक्रम साराभाई आपका जो है सतीश, हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, केरल में ही पड़ता है, आप लोग को बिल्कुल पता होगा। वहीं पे आपका जो है ये सारा चीज विकसित किया गया है, और इस नाम से कि वहां पे जो भी बातचीत होगा, ये 4 व्यक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे यहीं पे, विक्रम साराभाई में तो बोले थे ना कि हम लोग को जो है 4 व्यक्ति का नाम पे घोषणा किया गया है, और 2025 में गगनयान हम लोग भेजने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना गगनयान है। तो वो लोग जो एक दूसरे, यानी ये कहने का, धरती से अंतरिक्ष में जो कम्युनिकेशन, सारा चीज पता चलेगा, इन लोग का स्टेटस पता चलेगा, इन लोग के स्वास्थ्य के बारे में, इन लोग के खाने पीने के बारे में, इन लोग का क्या चीज चल रहा है, एक दूसरे से कैसा कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज के लिए जो ऐप होगा वही आपका सखी है। और सखी का फुल फॉर्म आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र गगनयान क्रू को सहायता करने के लिए बहुत देर से सखी लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य ये सब आपका देखभाल है जो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग अंतरिक्ष दिवस कब मनाने वाले हैं, तो क्या कहिएगा, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी उधर हम जाएंगे नहीं। ठीक है ना, बस इतना जान लीजिए। इसरो का हम लोग के अध्यक्ष कौन है भाई, एस सोमनाथ है। और अब आगे जो है हम लोग अभी गगनयान करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे में क्या है भैया, ये क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। देखिए, बिलियर्ड्स खिलाड़ी स्नूकर, ठीक है, वो आपका पंकज अडवाणी है, आप लोग पता होइएगा इसके नाम से। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा फेमस में रहता है, अपना एक इकलौता भारतीय है जो इतने सारे बिलियर्ड्स का खिताब जीते हैं अपने नाम के। तो एक क्या है ना, चाइना में आपका बिलियर्ड्स का एक आपका म्यूजियम है एक तरह से। ठीक है ना, उसका नाम क्या है भाई, सांगरोआ सिटी में आपका विश्व बिलियर्ड संग्रहालय है। ठीक है, इसी संग्रहालय में इसका जो है ये आपको हॉल ऑफ फेम में इसको शामिल किया गया। किसको, पंकज अडवाणी को। जब शामिल किया गया तो इससे तो पूछना ही पूछना स्वाभाविक है। तो ये बहुत प्रसन्नता हो गई, बहुत खुश हुए, और बाकी बता जाके अपना स्टेटमेंट दिए, जिससे लेकर चर्चा में आ गए। तो हम लोग को भी चर्चा बनाना है। ठीक है, तो इसी की वजह से याद रखिएगा, हॉल ऑफ फेम में पहले बिलियर्ड्स खिलाड़ी अपना भारतीय है जो आपका क्या भैया शामिल हुए हैं, कौन है, पंकज अडवाणी है। पंकज अडवाणी का थोड़ा उपलब्धि देख लीजिए। 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 2006 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, 2009 में पद्मश्री मिला है, और 2018 में पद्म भूषण मिला है। तो इतने सारे पुरस्कार अगर प्राप्त करता है तो समझ जाइए कि कितना गुण होगा, है ना। तो चलते हैं आगे, समझ गए मेरी बात को। चलते हैं, ये क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय क्या है, वन दिवस। यानी वन दिवस कल क्या मनाए थे हम लोग भैया, 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाए, फिर 20 मार्च को खुशी दिवस मनाए, और आज क्या मना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कहने का मतलब क्या है भाई, वन, अगर वन नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2012 में जो है ये घोषणा पत्र को, मतलब ये सहमति दिया गया कि 2012 से हम लोग अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाएंगे। तो कब मनाएंगे भैया, 21 मार्च को मनाएंगे। कब मनाएंगे, 21 मार्च को। ये बिल्कुल भी 21 मार्च का दिन याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा हुआ है आपका। ठीक है, एक आपका वन संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, 1980 में आया था। कब आया था, 1980 में, इंदिरा गांधी के समय में, वन संरक्षण अधिनियम। और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। वन मैन के नाम से किसे जानते थे, क्या कहिएगा, जादव पयोंग को कहते हैं। ठीक है, जादव पयोंग। ठीक है, जादव पयोंग को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट मैन कहते हैं। इस वर्ष का थीम क्या रखा है भाई, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए क्या कहेंगे भाई, नए समाधान। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, 2024 का थीम वन दिवस का क्या है, वन और नवाचार,
बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान करना है। ठीक है, 2012 से मनाते हैं और थीम को बिल्कुल भी याद रखिएगा। कल क्या बताए थे, गोरैया दिवस का आई लव स्पोरो। ठीक है, तो थीम सब कभी काल पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि नहीं पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम और सब देखिए, जो भी सारा चीज होता है ना, एक वन कानून आया था 1927 में, आप ये भी याद रख सकते हैं, बहुत बार पूछता है कि वन कानून 1927 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। ठीक है, फिर आपका वन महोत्सव 1955 उत्पन्न से मनाते रहता है, तो वो सारा सब चीज पूछता नहीं है, मगर ये सारा चीज आपको बता देते हैं। देखिए, भारत में क्या है ना, वन से संबंधित प्रत्येक 2 वर्ष में एक रिपोर्ट निकाला जाता है, और ये रिपोर्ट कब से निकाला जाता है भाई, 1987 से निकाला जाता है। ठीक है, कहेगा कि वन रिपोर्ट कितने वर्षों में निकलता है, जैसे जनगणना 10 साल में होता है ना, तो वन का भी जनगणना होता है कि भाई कितना, कौन सा स्टेट में बड़ा, कौन परसेंटेज में अधिक है, किसके पास एरिया कितना है, भारत में टोटल कितना जंगल होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए भाई, 33%। हम बोले ना कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि 33% टोटल भारत में क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, और 17 ऐसा स्टेट है जिसके पास 33% जंगल है। ठीक है, तो एक अच्छा कंट्री होने के लिए आपको 33% जंगल चाहिए, और अपने इंडिया में 17 ऐसे स्टेट है जिसके पास जंगल है। तो यही जंगल रिपोर्ट आपका कितना निकलता है भाई, प्रत्येक वर्ष से निकलता है, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में निकलता है, 1987 से निकाला जाता है। तो अभी हम लोग का 21 वाला पढ़ेंगे, 23 वाला आया नहीं था। ठीक है, तो 21 वाले में वन स्थिति रिपोर्ट क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं है। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो है कुल वन और वृक्ष मिला करके जो है वो टोटल कितना है, 24.62% है। ठीक है, जो अगर हेक्टेयर में देखेगा तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, वन आवरण यानी वन अगर देखिएगा तो 21.71% है, और वृक्ष आवरण कहेगा तो 2.91% है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में नंबर 1 में मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है, और चौथे नंबर में उड़ीसा, 5वें नंबर में महाराष्ट्र। ये क्रम तो बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन किस, कौन सा स्टेट के पास है, मध्य प्रदेश के पास, दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश के पास, तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर में आपका उड़ीसा है, और 5वें नंबर में महाराष्ट्र है। क्या क्षेत्रफल, और यहीं पे अगर परसेंटेज में पूछेगा कि सबसे अधिक वन कौन सा स्टेट के पास परसेंटेज में सबसे अधिक परसेंटेज में है, तो मिजोरम नंबर 1 में है, दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर में मेघालय है, और चौथे नंबर में मणिपुर है। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज और नॉर्थ ईस्ट वाला ही सारा है, उसी को याद करके चलिएगा। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश तो जानते हैं टाइगर स्टेट है, जहां टाइगर रहेगा तो वहां वन अधिक होगा, तभी ना रहेगा। सबसे ज्यादा तेंदुआ उंदुआ सारा चीज तो इधर ही रहता है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज में मिजोरम में क्या है भैया, मिजोरम में लाल धोमा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। मिजोरम में भी आपका क्या है ना, बहुत ज्यादा वहां पे जंगल उंगल पे यहाँ पे जो है जनजाति लोग आपके रहते हैं, तो मिजोरम परसेंटेज में अधिक है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर आपका मणिपुर है। तो इतना सारा फैक्ट था आपका वन से। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून है। कहाँ कहिएगा, देहरादून। वन अनुसंधान देहरादून है। ठीक है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है आपका, कहाँ पे, देहरादून में। तो इतना सारा आपका जरूरत था, अंतरराष्ट्रीय वन से संबंधित जो भी क्वेश्चन था हम आपको सारा चीज बता चुके हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन में आइए, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। देखिए, अभी जो है ना एनडीए में इलेक्शन, आप लोगों को पता है 18वें लोकसभा इलेक्शन का घोषणा कर दिया गया है। कब से चलेगा भाई, 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक, और 4 जून को क्या होगा भैया, तो आपका मतगणना होगा। ठीक है, तो इसी बीच में थोड़ा सा हो गया गड़बड़, एनडीए में गड़बड़ जो भी है उन लोग का राजनीतिक चीजें उधर नहीं जाएंगे। तो उसी में जो है ना, एक जो है कौन था भाई, उसका नाम था आपका पशुपति पारस। ये कौन है, बिहार के हैं। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी के जब टूट गया तो उसी से निकले, और फाइनली ये जो है क्या था, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय का जो है मंत्री, कैबिनेट में मंत्री थे। जब वो उस पार्टी से ही अलग हो गया, एनडीए से अलग हो गया, तो इसका मंत्रालय तो जाना ही जाना था। तो थोड़ा सा चर्चा में बना हुआ था, ये राष्ट्रपति को अपना जो है अपना क्या कर दिया भाई, अपना इस्तीफा सौंपे हैं। कौन, पशुपति पारस। तो अब ये मंत्री मतलब ये जो मंत्रालय है ये खाली हो गया, तो यहाँ पे जाएगा कौन, तो ये जाएंगे किरण रिजिजू। ये कौन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं ये किरण रिजिजू है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है ना, तो किरण रिजिजू को दे दिया गया खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। कुछ 1 साल पहले एक एग्जाम हुआ था। ठीक है, आपको इसके बारे में पूछा गया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय के बारे में। उस टाइम अल्पसंख्यक मंत्री से जो है इस्तीफा ही दिया था। कौन दिया था, तो उस टाइम उसको स्मृति ईरानी को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया था आपका, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो थोड़ा सा आपका चर्चा में रहता है तो फंस जाइएगा। तो यही है, किरण रिजिजू है। ठीक है ना, फिर आगे हम लोग का इलेक्शन होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो फिर हम लोग सारे मंत्री को पढ़ते रहेंगे ना। इसी वजह से अभी कोई भी मंत्री का हम आपको रिविजन नहीं कराने वाले हैं, है ना। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है ये, मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल माप प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे शुरू किया जाएगा। देखिए, सरकार क्या चाहती है भाई, पाम ऑयल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपना खुद का क्या हो, अपना स्वदेश हो, हम लोग आयात पे निर्भर नहीं हो। इसी को लेकर अरुणाचल प्रदेश में आपका पहला जो है देश का ये आपका क्या किया है भाई, प्रोसेसिंग संयंत्र लगाया गया है। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले का था,
हमसे छूट गया, हम लिखे बोले ना कि कभी कभी छूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह का पाम ऑयल आपका प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल पर दिहांग वाला घाटी है ना, दिहांग वाला क्षेत्र में आपका लगाया गया। कौन कंपनी द्वारा? 3F ऑयल पाम के द्वारा, इसी के द्वारा लगाया गया, ठीक है ना। इस संयंत्र को माप ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है। इस संयंत्र का स्थापना 3F ऑयल माप ने की है। यह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में आपका क्या है भाई, स्थापित किया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का मेरे पास मैप नहीं है, आज देखिए हम बहुत जल्दी जल्दी आपका कर दिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचे। चलिए, जब तक देखिएगा नहीं तब तक समझ में आप लोग को आएगा कैसे कि नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग कल यानी 22 मार्च को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और ऑफिसर जरूर बनिए।